नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। हम कल से ही ये चर्चा जो है सुर्खियों में आम होता देख रहे हैं कि मोदी सरकार की जो ये नई टीम बनी है, आखिर इसकी वजह क्या है और इतने बड़े बड़े दिग्गजों का विकेट आखिर क्यों गिरा और कुछ ऐसे नए चेहरे सामने लाए गए जिसको किसी ने सोचा भी नहीं था। शायद वो नाम किसी की जहन में भी नहीं था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मोदी सरकार आखिर क्या कर रही है? कई बार ये खबरें आ रही हैं कई मीडिया चैनल्स की तरफ से कि शायद मोदी सरकार कोरोना में जो उनकी भटपिटी है उसकी वजह से अपना चेहरा छुपाने के लिए इन नए चेहरों के सहारे वो एक नई इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं। एक नया जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो इमेज है वो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ मीडिया हाउस मोदी सरकार के हर कदम पे वो नुक्ताचीनी ही करते हैं। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनको कभी भी पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती है, उनको कोई भी बदलाव किसी की ना किसी साजिश के तहत ही नज़र आता है। ऐसे रवीश कुमार, ऐसे राहुल कमल और ऐसे कई पत्रकारों को बरखादत राजदीप सरदेसाई, अजीत अंजुम जो बार बार योगी सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में भगवा नहीं लहराएगा, योगी नहीं आएंगे। ये चुनौती मशहूर सो कॉल्ड पत्रकार अजीत अंजुम दे रहे हैं। ऐसे पत्रकार आपको मिलेंगे जो इस तरह के वक्तव्य कर सुर्खियां तो बटोर रहे हैं, लेकिन जब बात साबित होने की आती है तो कहीं ना कहीं उनके दावे जो हैं निराधार साबित होते हैं। आज हम यहाँ पे यही चर्चा करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस टीम से बड़े दिग्गजों को क्यों आउट किया और नए चेहरों को क्यों मौका दिया। आखिर क्या वजह थी जो इतने बड़े बदलाव, जिसको बोले कि हम बिल्कुल एक हॉलो रिपेयरिंग जो कहते हैं, एक आमूल चूल परिवर्तन, पूरी टीम परिवर्तित हो गई। हाँ, लेकिन जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतने बड़े नाम जो कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे माने जाते थे वो टीम मोदी की कैबिनेट में नहीं रहेंगे। सबसे पहले तो बता दूं कि 43 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है, नए चेहरों को मौका दिया गया है। ये सारे के सारे यंग, एनर्जेटिक, थॉटफुल, इनोवेटिव नए आइडियाज़ के साथ नए समाज में नई भारत को दिशा दिखाने में बहुत ही काबिल है। आपको नाम अगर बताऊं तो नारायण तातुराणे, सर्वदानंद, सबसे पहले जिनको मौका दिया गया है उनका नाम मैं लूँगी और फिर उनका जिनको कि आउट किया है और फिर बताऊँगी कि आखिर क्यों आउट किया गया और किसी को इन किया गया तो क्यों इन किया। नारायण तातुराणे, सर्वदानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी, अनुराग सिंह ठाकुर, पंकज चौधरी, अनुप्रिया सिंह पटेल, सत्यपाल सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, एल मुरुगन, शोभा कंदरलाजे, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शना विक्रम जरदोश, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, ए नारायण स्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, BL वर्मा, अजय कुमार, देवू सिंह चौहान, भगवंत खुबा, कपिल मोरेश्वर पाटिल, प्रतीक भौमिक, सुभाष सरका, भगवत किशन राव कराड़, राजकुमार राजन सिंह, विश्वेश्वर टुट्टू, भारती प्रवीण पवार, शांतनु सरकार, मुंजापारा महेंद्र भाई, जॉन बार्ला, एल मुरुगन, एम नीतीश प्रामाणिक। ये 43 मंत्री हैं जिन्हें जगह दी गई है, जिनको हटाया गया, उनकी बात करते हैं। बड़े चेहरे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बड़े नाम हैं, बीजेपी के चेहरे। इनके बिना बीजेपी को शायद बहुत सारे लोग इमेजिन ही नहीं कर पाए, और वो इमेजिन क्यों नहीं कर पाएंगे ये भी मैं बताऊंगी। डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल, संतोष गंगवार, संजय धात्रे, बाबुल सुप्रियो,
राव साहेब दानवे पाटिल, सदानंद गौड़ा, रतनलाल कटारिया, प्रताप सारंगी, देवर्षि चौधरी, थावरचंद गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर और रवि शंकर प्रसाद। अब बात करते हैं कि क्यों हटाया और क्यों किसी को रखा। सबसे पहले उन नामों को ध्यान में लाइए जो आपने कभी भी नहीं सुना था, लेकिन आज मंत्रिमंडल में अहम पद हैं। समझिए वो कौन से नाम हैं। आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इन नामों को आखिर क्यों जगह दी गई, आखिर ऐसी क्या खासियत थी इनमें। अश्विनी वैष्णव, क्यों उनको रेल मंत्री और आईटी मिनिस्ट्री दी गई। एल मुरुगन, आखिर एल मुरुगन को क्यों कैबिनेट में लाया गया, ऐसी क्या खासियत थी। वो तो न सांसद हैं, न राज्यसभा सांसद हैं, न विधायक हैं। वो सिर्फ 1 साल, करीब 1.5 साल पहले, कहें तो 1.5-2 साल पहले उन्होंने तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष पद को संभाला था, लेकिन आज टीम मोदी के अहम मेंबर में से अश्विनी वैष्णव जो राज्यसभा मेंबर है, लेकिन इतने बड़े मंत्रालय को की जिम्मेदारी आज उनके ऊपर है। और हटाया भी किसको, जो अपने आप को ऐसी छवि प्रदर्शित कर रहे थे कि मोदी के खासम खास मुंह लगे, बस वही और वही। जो हटाए गए, जिनका नाम मैं ले रही हूँ, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, सदानंद गौड़ा, ये लोग ऐसे, हर्षवर्धन, इनको ऐसा लगता था कि इनके बिना भाजपा या मंत्रालय चल नहीं सकती है। खासकर प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद की अगर बात, रविशंकर प्रसाद उनमें से सबसे ऊपरी नंबर थे। एल मुरुगन 2019 के अंत में उन्होंने अध्यक्ष पद तमिलनाडु में संभाला बीजेपी की तरफ से। चुनौतियां बहुत बड़ी थी। 2 दशक से बीजेपी का तमिलनाडु में कहीं नामोनिशान नहीं था, लेकिन महज 1 से सवा साल में एल मुरुगन ने बीजेपी तमिलनाडु में 4 सीटें दिलवाई। 20 दशक के बाद तमिलनाडु में बीजेपी को 4 सीटें मिली। यही नहीं, एल मुरुगन ने जानी मानी साउथ के एक्टर, जिनको हराना नामुमकिन लगता था, जिनके फैन फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, जिनके कदमों पे पूरा तमिलनाडु कहें तो वो मस्तक रहता है, कमल हसन, वो भी बुरी तरह से पिटे। अगर बात करें एल मुरुगन की, तो बहुत ही कम नंबर से वो हारे थे, जीत के करीब थे, महज सवा साल। ये उपलब्धि है कि जो टास्क उनको दिया गया उसमें एल मुरुगन ने डिस्टिंक्शंस के साथ अपनी उपलब्धि बताई और पास हुई। लोग बोलते हैं कि तमिलनाडु में कहाँ सरकार आई बीजेपी की। अरे सरकार तो वहाँ आनी नहीं थी, लेकिन जहाँ 20 दशक से, 2 दशक से, 20 साल से कहें, 2 दशक से वहाँ बीजेपी का नामो निशान नहीं था, वहाँ पे एल मुरुगन को जब अध्यक्ष पद दिया गया तो 4 सीटों के साथ उन्होंने एंट्री मारी। यही नहीं, बड़े बड़े दिग्गजों को हराया। ये उपलब्धि है एल मुरुगन की। उन्होंने इसको करने के लिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, राष्ट्रवादी एजेंडे से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये उपलब्धि है एल मुरुगन। दूसरा, अश्विनी वैष्णव, बहुत बड़े और बहुत अच्छे मैनेजर जिसको कहा जाता है, हर चीज़ को मैनेज करना जानते हैं, और वो भी साफ गोई के साथ। पीयूष गोयल कहीं ना कहीं मैनेजमेंट लेवल पे वो मैनेज तो कर रहे थे, लेकिन पीछे से कुछ चीज़ें छूटती भी जा रही, और इस मैनेजमेंट में वो ट्रिकी गेम खेलना शुरू कर। यही वजह है कि रेलवे से उनको हटाया गया और टेक्सटाइल में उनको दिया जाए। आईटी मिनिस्टर
और लॉ मिनिस्टर अगर रविशंकर की बात करें तो रविशंकर एक ऐसे एरोगेंट निष्क्रिय व्यक्ति जिनको शायद बात करने की तमीज किसी ने सिखाई ही नहीं, इतने अपॉर्चुनिस्ट कि जरा जरा से फायदे के लिए वो किसी को धुतकार सकते हैं, जरा जरा से फायदे के लिए किसी को सर पे बैठा सकते हैं। जनता के बीच में जाकर जो संबंध उनको बनाने चाहिए वो कभी नहीं बनाने में बिलीव रखते हैं, अपने ड्राइंग रूम कोठरी से बाहर निकलते हैं। ये वो नेता हैं जिनके जो बीजेपी के राजनीति के मठाधीश कहे जाते हैं और जिनकी अपनी अलग अलग राजनीतिक गलियारों में भी और मीडिया के गलियारों में भी अपनी अपनी कोठरियां हैं। उन कोठरियों के बलबूते पे ये गेम प्ले कर करके कभी अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचा के अपनी जगह बनाने में बिलीव रखते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह साबित कर दिया कि आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस के बिना पे ही आपको पद दिया जाएगा। और यहाँ कोठरियों वाले मठाधीशों की नहीं बल्कि काम करने वाले सशक्त नौजवानों की जरूरत है। एवरेज एज अगर देखी जाए इस मंत्रालय की, इस कैबिनेट की, तो 58 है, यंग, एनर्जेटिक। यही नहीं, जो पुराने मंत्री थे जिन्होंने परफॉर्मेंस को लाकर से अपने परफॉर्मेंस से लोगों को चौंका दिया, उनकी पदोन्नति भी की गई। किरण रिजिजू खेल मंत्री थे, उन्हें लॉ मिनिस्टर बनाया गया। और ये संकेत दिया गया साहब कि आप अगर परफॉर्मर हैं तो आपके लिए मोदी सरकार में बहुत जगह है। आपको आपके कार्यों के अनुसार प्रोत्साहन भी मिलेगा और अवार्ड एंड रिवॉर्ड भी। अनुराग ठाकुर, पैंडेमिक में जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने काम किया उसका रिवॉर्ड उन्हें मिला। गिरिराज सिंह ने लोगों को एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड फिशरी मिनिस्ट्री की अहमियत बताई कि क्या इसकी अहमियत है और किस तरह से लोग इस्तेमाल करके इसका स्वरोजगार की तरफ बढ़ सकते हैं, कितना बड़ा दायरा है। आज उनकी पदोन्नति करते हुए कितना बड़ा मंत्रालय रूरल एंड डेवलपमेंट एंड ग्रामीण पंचायत मिनिस्ट्री उन्हें दी गई। ऐसे 7 मिनिस्टर हैं जिनकी पदोन्नति की, लेकिन 12 लोगों को सीधे किक आउट किया गया। अब बाहर जाइए, आपकी कोई जरूरत नहीं। ये मठाधीशी यहाँ नहीं चलेगी। हालांकि इनमें कहीं ना कहीं हर्षवर्धन विक्टिम बने हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या हर्षवर्धन के काम जनता को तो नजर आए, प्रधानमंत्री की नजरिए में क्या वो सच में परफॉर्मर थे। क्योंकि जब सेकेंड वेव आया तो हर्षवर्धन मुंह छिपाते हुए नजर आ रहे थे, तो उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। वो खुल के नहीं बातें कर रहे, वो लोगों तक क्लियर मैसेज नहीं पहुंचा पाए। प्रकाश जावड़ेकर अपनी ही दुनिया में उलझे रहे। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर जो है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कैसे सरकार के कामकाज का प्रसारण किया जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए, उसकी पब्लिसिटी हो, इसको लेकर के कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक बात साफ है, ये भी साफ कर दिया प्रधानमंत्री ने कि ये जो कैबिनेट बनी है पूरे 3 साल के लिए बनी है, यानी कि 2024 तक यही कैबिनेट रहने वाली है। और इससे साफ साबित होता है कि प्रधानमंत्री मोदी मौका देते हैं और लोगों को ये संदेश भी देते हैं कि अगर आप इस मौके को अपने नाम करना चाहते हैं तो आपको भी लीक से हटके जनता की सेवा में, देश के उन्नति के लिए, विकास, विश्वास और साथ के लिए आगे बढ़कर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे देश का विकास तो हो ही, साथ ही साथ सरकार के नाम और नंबर्स दोनों ही जनता के बीच में क्लियर मैसेज के तौर पे जाए। रमेश पोखरियाल, उनको भी हटाया गया, बड़ी मुश्किल से उन्हें मंत्रालय दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें कई दोषारोपण का सामना करना पड़ा। उसके बाद वो बिल्कुल सीन से आउट थे। जब 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जीत कर आए तो काफ़ी मशक्कत करने के बाद उन्हें मंत्रालय मिला। मंत्रालय भी इतनी बड़ी HRD मिनिस्ट्री, लेकिन वो उसको संभाल नहीं पाए। वो फिर उन्हीं उलझनों में उलझ गए जिसके वजह से उन्हें उत्तराखंड से की राजनीति से किक आउट किया गया था।
तो ये एक साफ संकेत है कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन काम जरूर कीजिए। साथ ही ये भी गया क्योंकि इन सारी चीज़ों को लेकर के कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई आर्टिकल नहीं छपे, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर हो, या सदानंद गौड़ा हो, या हर्षवर्धन हो, या रमेश पोखरियाल हो, उनको लेकर के आर्टिकल्स उनके नेगेटिव नहीं आए। लेकिन सोशल मीडिया पे लोग और पत्रकार अपनी बातों को लगातार रखते रहे कि इनका काम जो है निष्क्रिय है, ये बिल्कुल लायक नहीं है, बिल्कुल बेवजह ये जो है अपने पद का फायदा उठा रहे हैं और सरकार को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी वजह से एक नेगेटिव मैसेज जो है जनता के बीच में जा रहा है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया की नहीं बल्कि इस 5वें पिलर यानी कि सोशल मीडिया पे भी पैनी नज़र रखते हैं, क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े चेहरों को हटाया गया उसके रिपोर्ट्स अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ आपको सोशल मीडिया पे ही खुलकर बातचीत करने वाले मिलेंगे और उनके लिए अगेंस्ट बोलने वाले मिलेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया में क्योंकि सबकी अपनी अपनी कोठरियाँ हैं, कौन बोलेगा। राजदीप सरदेसाई भले भाजपा से और प्रधानमंत्री मोदी से खार खाए हुए हैं, लेकिन अगर बात की जाए उनके रविशंकर प्रसाद के साथ उनके रिश्तों की, चाहे प्रकाश जावड़ेकर के साथ उनके रिश्तों की, तो कभी उन्होंने आड़े हाथ नहीं लिया उनके कामों के लिए, उनके व्यवहार के लिए, उनके एरोगेंसी के लिए। कभी मैंने नहीं देखा कि राजदीप सरदेसाई या रवीश कुमार या बाकी जो बीजेपी के अगेंस्ट पत्रकारिता करते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी को हमेशा हाशिए पे रखते हैं, उन्होंने कभी खुलकर इन लोगों के बारे में बोला, क्योंकि लेफ्ट लिबरल इन कोर्सियों के पार्ट थे और उन्हीं के बिना पे ये पॉलिटिक्स कर रहे थे। आज विधवा विलाप और रोना धोना जो है ना, वो लेफ्ट लिबरल करे कि आखिर इन मंत्रियों को क्यों हटाया गया। लेकिन जो आम और कार्यों को लेकर के अपनी समीक्षा करने वाले पत्रकार हैं, उनमें बेहद संतुष्टि है कि जो डिसीजन लिया गया है परफेक्ट लिया गया। टीम मोदी को, इस नई टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं ऐसा मानती हूँ कि यंग, एनर्जेटिक, एक्सपीरियंस के समावेश वाली ये टीम आने वाले दिनों में बहुत कुछ ऐसा करने वाली है जिससे देश का, समाज का, इस देश की जनता का विकास होगा और उनके साथ उनके पास जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनके कष्ट हैं, जो उनके रोजगार की समस्याएं हैं, जो उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके अंदर की असंतुष्टि है, वो ज़रूर कुछ हद तक कम होंगी। बातचीत करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, लेकिन ये अंदर की बात बता रही हूँ, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नमस्कार।